Okay, so we have to talk about determinants. So determinants is what? Determinants are an order, is basically it's a calculation performed on n square numbers. n स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं, अगर मेरे पास n स्क्वायर नंबर्स हैं तो जब मैं उनके ऊपर अगर मैं कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, ठीक है, इट्स अ मेथड टू डू इवैल्यूएशन ऑन n स्क्वायर नंबर्स. कैसे होता है, क्या होता है उसमें? हम इन n स्क्वायर नंबर्स को n रोज और n कॉलम्स में अरेंज करते हैं. ठीक है, किस तरह से? A11, A12, A13 ऐसे करते A1n. ये पहली रो हो गई. जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो कहलाएंगी रो, और जो वर्टिकल्स आएंगे वो आएंगे कॉलम. A21, A22, A23 ऐसे करते हुए A2n, और लास्ट में ऐसे आ जाएगा AN1, AN2, AN3 ऐसे करते हुए ANn. जब मैं उनको ऐसे दो लाइंस के बीच में रखता हूँ तो दिस इज द डिटर्मिनेंट. ठीक है, इनके हेल्प से, डिटर्मिनेंट बेसिकली इनके हेल्प से किया गया एक कैलकुलेशन होता है. कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी बात हम लोगों को भी करनी बाकी है. ठीक है, तो वो हम लोग बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे n रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो ये n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाएगा. ठीक है, ऐसे और भी अलग अलग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होंगे, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर. तो हम लोग नॉर्मली 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से डील करेंगे. ठीक है, चलिए. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक 2/2, एक 1/1 का डिटर्मिनेंट तो एक ही नंबर रह जाएगा, तो उस पर तो कैलकुलेशन वही जो आएगी. एक 2/2 का डिटर्मिनेंट तो वो कैसा होगा? ABCD. तो यहाँ पे दो रोज है, ये आपके हॉरिजॉन्टल जो है रोज, और ये क्या है? कॉलम्स है. ठीक है, तो पहली रो ऊपर से, इनका नंबरिंग जो करते हैं ऊपर से नीचे करते हैं, तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2. कॉलम्स की नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं. इसी तरह से ये क्या है? 2/2 का डिटर्मिनेंट है. ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस तरह का. ठीक है, इस तरह का जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट कहलाएगा. ठीक है, दिख रहा है? तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 रोज हैं, R1, R2, R3, रो 1, रो 2, रो 3. ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3. ठीक है, तो इस तरह से ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है. और ऐसे ही आगे की भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकली जो इवेल्युएशंस करते हैं, वो न्यूमेरिकल इवेल्युएशंस जो हैं वो हम लोग मैनुअली ज़्यादा 2/2, 3/3 और 4/4 के ऑर्डर पे करते हैं. ठीक है, तो इवेल्युएट कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं. लेकिन इन द मीन वाइल, जैसे अगर 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट है ABCD, तो इसका इवेल्युएशन बेसिकली क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ऐसे, तो दैट इज इक्वल्स टू A इंटू D माइनस B इंटू C. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, तो अगर मैंने आपको ऐसे दिया कि 1, 3, 4, 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3. तो दैट विल बी 5 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल्स टू -7. तो हर डिटर्मिनेंट की होता क्या है? वैल्यू आती है. यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू आउट ऑफ इट. ठीक है, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी. इसमें हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब 2/2 का डिटरमिनेंट तो ऐसे आसानी से इवेल्युएट हो जाता है, लेकिन अगर हमको 3/3 का डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है, तो 3/3 का डिटरमिनेंट हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या होता है, जब हम आगे जाएंगे तो कुछ सिस्टम और निकालने पड़ेंगे कि कैसे करें, क्या करें, वो सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को और कुछ टर्मोलॉजीज डिफाइन करनी पड़ेंगी. उनमें से सबसे पहली चीज जो आती है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डील इज, दैट इज कॉल्ड एज उसे कहते हैं हम लोग माइनर. ठीक है, किसी भी n/n के डिटर्मिनेंट में
कोई देखिए, दो नॉर्मली n बाय n के डिटरमिनेंट को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते, कैसे, ए आई जे। तो यहाँ पे ए आई जे का मतलब क्या होता है, ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ए आई जे। तो n बाय n है, तो i और j दोनों की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक आती है, n के बीच में आती है, ठीक है। i और j दोनों की वैल्यू इसमें रहेगी। तो जो ऊपर ये लिखा हुआ था ना, जो हमने ऊपर सबसे पहले लिखा था n बाय n ऑर्डर का डिटरमिनेंट, उसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतना बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए, ठीक है। तो हर एलिमेंट ए आई जे का एक चीज हम डिफाइन करते हैं जिसे बोला जाता है माइनर, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से। एम आई जे मतलब माइनर ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है। तो आई थ्रो और जेथ कॉलम के एलिमेंट का माइनर, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे से। और ये निकालते कैसे हैं कि बेसिकली अगर एक एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें आई थ्रो और जेथ कॉलम को छोड़ने के बाद n-1 बाय n-1 का जो डिटरमिनेंट बनता है वो उसका माइनर कहलाता है। जैसे मैं आपको एक 3/3 के डिटरमिनेंट में देख के दिखाता हूं मैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको बोला a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। अब यहां पे आप देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से a11 कौन है, a1, तो इसका माइनर निकालेंगे तो वो कौन हो जाएगा, m11। अब m11 के लिए क्या करना होगा, m11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद, इनको छोड़ने का देख लो ये 4 बच रहे हैं, इनका डिटरमिनेंट सेम ऑर्डर में बना देंगे, कैसे, b2 c2 b3 c3। तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर, ठीक है। फिर इसकी भी वैल्यू आएगी, मतलब माइनर जो अगर आपका डिटरमिनेंट जो है वो n ऑर्डर का है तो माइनर कितने ऑर्डर का होगा, n-1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एम आई जे विल बी n-1, ठीक है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। अगर हम 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जाएंगे तो वहां पे जो माइनर आएंगे वो कितने ऑर्डर के आएंगे, 3 ऑर्डर के आएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइनर, ठीक है। और भी जैसे कि इसमें आपको और मैं एग्जांपलीफाई करने की कोशिश करूं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे अब चाहिए M23 चाहिए, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का हमें डिटरमिनेंट चाहिए। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं, उनको देखो हम लोग ऐसे अंडरलाइन करते हैं, 1 2 3 4। तो इसी ऑर्डर में एक डिटरमिनेंट बना देना है, कौन सा, a1 b1 और a3 b3। तो ये आपका माइनर हो गया, ठीक है। तो हर एलिमेंट का माइनर होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फाइंड मी m31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बनेगा वो बनेगा b1 c1 और b2 c2। ये आपका हो जाएगा क्या, माइनर, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बना वो ये माइनर बन गया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड एज माइनर। नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। कोफैक्टर जैसे हर एलिमेंट का एक माइनर होता था वैसे ही हर एलिमेंट का क्या होगा, एक कोफैक्टर होगा, ठीक है। कोफैक्टर को लिखते हैं सी आई जे, ठीक है। सी आई जे एक तरह से माइनर ही होता है, एक तरह से, हमेशा नहीं। क्यों, क्योंकि सी आई जे की डेफिनेशन, कोफैक्टर की डेफिनेशन होती है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। मतलब कुल मिला के क्या करना है, एम आई जे में मल्टीप्लाई करना है -1 या +1। अगर i प्लस जे क्या है, इवन है, तो माइनर ही कोफैक्टर होगा। अगर i प्लस जे ऑड है तो माइनर का नेगेटिव जो होगा वो कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सी आई जे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक डिटरमिनेंट बोलता हूँ, डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 4, थोड़ा सा डाटा को सिंप्लीफाइड रखता हूँ, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है। ये आपका एक डिटरमिनेंट दे रखा है।
ये 3/3 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो मुझे आप हर एलिमेंट का, ठीक है, C11, C12, C13, ठीक है, C21, C22, C23 और C31, C32, C33, हर एक का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। हर एक का कोफैक्टर निकालना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये C11 बेसिकली 1 1 है, तो -1 की पावर I प्लस जे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 होगा, तो ये तो +1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये बचेगा 3112, जिसकी वैल्यू 3 2 जा 6 -1 5 आ जाएगी। इसी तरह से C12 निकालूं तो -1 की पावर 1 + 2, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के 2 1 3 2 ये बनेगा। ये अगर हम इवेलुएट करेंगे तो 4 - 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इसी तरह से C13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू इसका माइनस, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के 2 3 3 1, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 + 3 इवन हो गया, तो ये 1 रहेगा, तो ये 2 - 9 - 7, ये आपका -7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या आते हैं, कोफैक्टर। तो इस तरह से मैं आप लोग को थोड़ा टाइम देता हूं कि आप लोग क्या करें, ये बाकी के कोफैक्टर्स को इवेलुएट करें कि ये बाकी के कोफैक्टर्स क्या आएंगे, ठीक है। निकाल के बताओ मुझे बाकी के कोफैक्टर्स क्या होंगे। देखिए, तो ये इस तरह से हम लोगों ने सारे कोफैक्टर्स निकाले, और जो कोफैक्टर्स जो हम लोगों ने निकाले उनके आंसर देखो इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। इन सब के कोफैक्टर्स ने ये लिखवाने के पीछे एक रीज़न था, ठीक है। तो आज सब लोग अपना आंसर इससे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही था या नहीं था। उसके बाद अब ये जो हम लोगों ने कोफैक्टर माइनर निकाला, वो क्यों निकाला, वो इस कारण से निकाला क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात करना चाहते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, sum of the product of elements of any row or column. The sum of the product of elements of any row or column with the respective कोफैक्टर्स, रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ उनका मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्स का, और कौन से एलिमेंट्स का, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, लोग कौन सी रो कौन सी कॉलम आपकी इच्छा, आपको क्या कौन सी रखनी है, ठीक है। आप जो भी रो और जो भी कॉलम रखना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि आपने फर्स्ट रो ली, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, अगर मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में डेल्टा बोलता हूँ, तो आपको क्या करना, अगर आपने आइथ रो ली तो आइथ रो के एलिमेंट कौन होंगे, AI1, AI2, AI3, ऐसे करते कहाँ तक, AIN। इनको इनके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स कौन सा हो जाएगा, CI1, CI2, CI3, ऐसे करते हुए CIN। इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड। अब ये आई की वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, या जेथ कॉलम की टर्म्स, तो वो कौन से होंगे, A1J, A2J, A3J, ऐसे करते हुए ANJ। ये nth कॉलम के एलिमेंट्स हो गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, कोफैक्टर्स का, तो C1J, C2J, C3J, ऐसे करते हुए CNJ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ये भी वही वैल्यू देगा जो वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, जैसे कि अगर मैं चाहूं तो इसको अब क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा अगर अब मैं बुकिश फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, व्हाट वी कैन राइट, बाय दिस डेफिनेशन वी कैन राइट डेल्टा इज नथिंग बट इट इज द सिग्मा ऑफ AIR इंटू CIR, R की वैल्यू 1 से लेके N तक। अगर मैं अलोंग द रो करूंगा तो, और अगर अलोंग द कॉलम करूंगा तो क्या हो जाएगा, CRJ ARJ इंटू CRJ।
ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब इसके लिए देख क्या करते हैं, देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देने के लिए क्या करता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक 1 2 3, फिर इसके बाद हम लोगों ने 2 3 1 और 3 1 2 ये डिटरमिनेंट लिया था। इनके कोफैक्टर्स हम लोगों ने निकाले थे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो कौन सी है, 1 2 और 3, इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स देखिए, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हम लोगों ने निकाले थे। तो पहला वाला जो आया था वो कितना, मैं C11, आप देखिए C11 हमने निकाला था, कितना आया था, 5 आया था। ये देखिए, ये आया था -1 और ये आया था -7। तो C11 जो आएगा वो हो गया 5, फिर C12 जो आएगा वो -1 और C13 जो है वो है कितना, -7। इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 -21, तो ये आपका आ जाएगा -18। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने कौन सा यूज करा, फर्स्ट रो। अब मैं जैसे कि अलोंग ये R1 के अलोंग करा, ठीक है, अब मान लीजिए मैं कॉलम 2 के अलोंग करूँ, कॉलम 2 के टर्म्स कौन है, 2 3 1, तो इनके कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो C12 कौन था, C12 था आपका -1, तो 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस 3 इंटू -7 प्लस 1 इंटू C32 कितना आया था, 5, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -18। तो ऐसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का ऑफिशियल तरीका जो रहता है वो ये रहता है। आप सब लोग अपने हिसाब से जो मैंने यहाँ पे करी हैं उनके अलावा रो 1 और कॉलम 2 को छोड़ के कोई भी एक रो पकड़ लो अपनी मर्जी का, कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो पकड़ लो और कोई भी एक कॉलम पकड़ लो। ठीक है, और उस रो और कॉलम के कोफैक्टर्स तो आपके सामने दे ही रखे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करके एक बार करके देखिए, किसी भी एक रो के अलाउंग और किसी भी एक कॉलम के अलाउंग, आपकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, आपको अगर सही करोगे तो आपका हर बार आंसर -18 ही आएगा। तो ये प्लीज एक बार करके देख ले। इसी को इवेलुएट करने का एक और तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरेस मेथड। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिंपल सा देखिएगा, मैं यही डिटरमिनेंट लेता हूँ क्योंकि वैल्यू हमें पता है तो आपको क्रॉस रेफरेंस करने में आसानी रहेगी। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, जो फर्स्ट रो था उसे दोबारा लिख दीजिए 1 2 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए कि इस तरह से 1 2 3 ये लिखा, फिर इसका ये 2 3 1 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 3 1 2 के ऐसे सिमेट्री के लिख दीजिए। तो एक हो गया आपका ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये तीन रो बनाई। इन तीनों रो पे जो आ रही हैं उनका उनका मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हुआ 27, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 8। ठीक है, फिर देखो ये इस तरह से, ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, ये हुआ 6, ये हुआ 6 और ये भी हुआ 6। इनका सम क्या होगा, इनका सम आ रहा है 18, इनका सम कितना आ रहा है 27 + 9 36 आ रहा है। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये कौन सी है, राइट साइड। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डेल्टा विल बी इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट मतलब 18 - 36, दैट विल गिव यू -18। तो ऐसे भी कुछ जगह पे अगेन डाटा पे डिपेंड करता है, डाटा कितना सिंप्लीफाइड है कि ऐसे करना हम लोगों के लिए जो आसान रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक लाइन है 2x + 3y + 1 = 0, दूसरी लाइन है x - y + 2 = 0, तीसरी लाइन है आपका 3x + y - 1 = 0। अब हमसे बोला जाए कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है, चेक करना है। तो कॉन्करेंसी के लिए क्या करते हो, डिटरमिनेंट ही बनाते हो ना। तो डिटरमिनेंट बनाते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट बनाएंगे यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट देखो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट कुछ ऐसा बनेगा 2 3 1 1 - 1 2 3 1 - 1, तो इसे 2 3 1 और 1 - 1 2। ठीक है, ये और ये देख लो, इसका प्रोडक्ट कितना -3, इसका प्रोडक्ट कितना 4, इसका प्रोडक्ट कितना -3, ऐड करो ये हो जाता है -2। अब देखो ये वाला और ये वाला,
ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 18। इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा 21। फॉर्मूला क्या था, राइट माइनस लेफ्ट, तो दैट इज 21 माइनस ऑफ -2। तो ये आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 23। देख रहे हो, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। 0 नहीं आ रही मतलब तीनों लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक। तीसरा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने जाते हैं तो नॉर्मली हम उस रो या उस कॉलम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। ठीक है, उससे टर्म कम हो जाते हैं ना, तो जितने ज़्यादा जीरो रहेंगे किसी एक रो में, जितने ज़्यादा जीरो में या किसी कॉलम में, वो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग ज़्यादातर ओपन करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैं डिटरमिनेंट बोल देता हूँ 2 1 1 3 -1 2 1 3 1 3 1, चलो ये डिटरमिनेंट है। अब मुझे इसे इवेलुएट करना है, तो इसे इवेलुएट करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर ओपन करते हैं तो नॉर्मल लोग कैलकुलेशन इसी के हिसाब से करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 1 1, ठीक है, फिर जो फर्स्ट में प्लस, दूसरे में माइनस, ठीक है, तीसरे में प्लस, और यहाँ पे फिर माइनर निकाल दो। माइनर कैसे हो जाएगा, -1 -6 -7, फिर 1, इसका मतलब 3 -2, ये हो गया 1, और 1 का कितना हो गया 9 + 1 तो 10। ठीक है, तो -14 -1 + 10, आंसर कितना हो गया -5। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, इसे सारस मेथड से भी हम लोग चेक करके देखते हैं। 2 1 1 3 -1 2, ठीक है, तो देखो ये और ये कितना हो जाएगा -1, 4 3 या 12, ये हो गया 3, सम कितना आ रहा है 14। ठीक है, यहाँ पे देखो ये और ये हो गया 9, ये हो गया -2, ये हो गया 2, तो सम कितना आ गया 9। तो राइट 9 माइनस लेफ्ट, ठीक है, तो ये देखो कितना आ रहा है -5। तो दैट मीन्स द आंसर हमें दोनों तरफ से कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। राइट आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, राइट आंसर विल बी -5। तो नॉर्मली हम कैलकुलेशंस में हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि नज़र क्या इवेलुएट करना बड़ा आसान हो जाता है। देखो जैसे फर्स्ट वाले के लिए क्या हुआ, ये और ये, ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या, सेकंड रो के लिए क्या हुआ, ये और ये, और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये और ये। ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को देखना हमारे यहाँ पे के लिए लिखने की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस डाटा को इवेलुएट ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको याद तक।